So namaskar to all who are watching. In this video we are going to discuss about very important and interesting point of physical chemistry, that is ionic equilibrium. ये अपन जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेन चैप्टर्स अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, इनमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो है अपने पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी अपन जानते हैं ये दो काइंड का होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो भी इन दोनों में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने का जो अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ज़्यादा होती है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जितने भी अपने पास पॉइंट्स बनते हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट हो चाहे न्यूमेरिकल हो या लॉजिकल पॉइंट हो, उन सभी को अपन एक ही प्लेस पर जो है सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिस्कशन का वो ये रहेगा कि उसको डिस्कस करने के बाद में क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड उनको अपन अटेम्प्ट कर सके। तो अपन कंटेंट देख लेते हैं। पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन जानते हैं 5 इसके अंदर जो मेन पार्ट है, एसिड, बेस, वाटर, सॉल्ट एंड बफर। तो सबसे पहले जो है अपन एसिड और बेस की जो कंसेप्ट अपने पास 3 आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट, उनको कवर करेंगे। वहाँ से कुछ कंसेप्चुअल और एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनते हैं, खासकर कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का भी क्वेश्चन बनता है, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एसिड बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि गिवन एसिड और बेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और कम स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, उसके लिए अपन यहाँ पर इनके कुछ रूल्स देखेंगे। और उसके बाद में जो अपना मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट, उस पर आएंगे। तो इसके जो न्यूमेरिकल जितने भी टाइप के बन सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो अपन मेनली देखें तो इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ पी होते हैं और कुछ के होते हैं, और पी और के आपस में मिला के बना देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे इनके कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो एसिड का होता है वो के है, यानी ये वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो उनके ब्रेक होने की या डिसोशिएट होने की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो एसिड के लिए वो के होगा, बेस के लिए होगा के बी, वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के डब्ल्यू होता है, वाटर खुद ही डिसोशिएट होता है अपने आयंस में, तो इसका कांस्टेंट के डब्ल्यू होगा डिसोसिएशन के लिए। और सॉल्ट के लिए अपने पास 2 है, एक तो है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो इनके लिए अपन लेते हैं के एस पी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और एक अपने पास है सोल्यूबल सॉल्ट, तो सोल्यूबल सॉल्ट के लिए अपन लेते हैं के एच हाइड्रेशन कांस्टेंट, और बफर जो है इसके लिए कोई कांस्टेंट नहीं होता। फिर इसका अपन पी देख लेते हैं, तो के का जो है वो पी के होगा, के का इसका पी के भी होगा, यहाँ पर होगा पी के डब्ल्यू, और फिर इनकी पी एच होती है एसिड की, बेस की ऐसे पी ओ एच होती है, उससे अपन पी एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर की जो है पी एच फिक्स होती है, और सॉल्ट जो है उनकी पी एच होती है। 4 टाइप के सॉल्ट अपने पास, सभी चारों टाइप के जो सॉल्ट है उनकी पी एच कैलकुलेशन का अपने पास मेथड अलग अलग है। तो पी एच में अपन देख सकते हैं कि कितने टाइप की पी एच है, एसिड की है, बेस की है, सॉल्ट में भी अलग अलग काइंड के सॉल्ट की जो पी एच है, बफर की पी एच है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे अपने को केवल थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ा हो तो ये होता है कि पता नहीं लग पाता कि पीएच का कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को अपन क्लियर करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे अल्फा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे ऐसे आता है एच डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इनको कैलकुलेट करना एक तो कि, और अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना, कभी इनको कंसंट्रेशन से कैलकुलेट किया जाता है, अल्फा से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और फिर इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी करना, जैसे के से पी एच निकालना, पी एच से के बी निकालना। तो इसमें बहुत सारे अपन देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सभी को अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अपन सबसे पहले जो है एसिड एंड बेस लेते हैं। एसिड और बेस का जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको अपन सबसे पहले कवर करेंगे, एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस के अंदर अपन जानते हैं 3 मेन कंसेप्ट अपन लेते हैं। फर्स्ट इज आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट बहुत इजी है, अपन जानते हैं एक सब्सटेंस जो H+ डोनेट करता है, H+ डोनर इन एक्वस मीडियम, इसको कहते हैं अपन एसिड, आर्हेनियस एसिड। और एक सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करता है, एक्वस मीडियम में ही लगती है ये कंसेप्ट, उसको कहते हैं अपन बेस, आर्हेनियस बेस।
तो ये आरएनएस एसिड और बेस है, अपन जानते हैं। यहाँ से अपना मेन कंसेप्ट बेस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद जस्ट अपन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। तो अपन जानते हैं HCl, H2SO4, HClO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO4, HCN ये वीक एसिड है। ऐसे यहाँ पे NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH जो है ये जैसे वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक बेस है। MgOH2 ये भी वीक बेस है। तो ये अपने पास एसिड और बेस जो है, क्योंकि ये H+ आयन दे रहे हैं इसलिए एसिड हो गई, ये OH- आयन दे रहे हैं इसलिए ये बेस हो गए। तो ये आरएनएस कंसेप्ट कंप्लीट हुई। इसके बाद में जो है जो ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, जैसे H3BO3 अपन लिख सकते हैं HbOH है। अब यहाँ दिखने में ये बेस दिखता है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये एक एसिड है और इसको अपन लुईस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। यहाँ आरएनएस कंसेप्ट से इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि अपने को OH दिखा ही अपन बेस कहने लगे इसको। ये एसिड है, कैसे है उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन आरएनएस कंसेप्ट थी उसको अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड आई होप ये तो सबको आती होगी। अब अपन जो मेन जो पॉइंट है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि एक सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करता है इन एनी रिएक्शन, ये एक्वस मीडियम के लिए नहीं, किसी भी रिएक्शन के लिए हो सकता है, इन एनी रिएक्शन, उसको कहते हैं अपन एसिड, ब्रोस्टेड एसिड। और एक सब्सटेंस जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, वेदर इन वाटर और इन डिफरेंट रिएक्शन, उसको कहते हैं अपन बेस, वो हो जाएगा ब्रोस्टेड बेस, ठीक है। और इसको अपन देख सकते हैं आरएनएस में भी लिखा था H+ डोनर, लेकिन वो केवल एक्वस मीडियम में था। ये H+ डोनर है किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे एक्वस हो चाहे कोई सा हो दूसरा मीडियम हो। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का बनता है। जो मेन पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको नोट करते चलिए, ठीक है। और जैसे फर्स्ट अपने पास है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं अपन, ये अपने को पता है कि एसिड जो है वो H+ आयन डोनेट करता है। तो एसिड में से जब H+ आयन वो डोनेट कर रहा है उसको हटा देंगे अपन, तो ये बन जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस, ये उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। जैसे अपन जानते हैं HCl एक एसिड है, तो HCl में से H+ हटाया अपन ने, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास Cl-, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो एसिड माइनस H+, इसको कहते हैं अपन कॉन्जुगेट बेस। H2SO4 है, ये एसिड है, इसमें से H+ हटाया अपन ने, तो ये बन गया अपने पास HSO4-, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। HSO4- है, ये भी अपने पास एक एसिड हो सकता है, ये भी H+ डोनेट कर सकता है। तो H+ डोनेट करने के बाद ही बनाएगा SO4-, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। मतलब सीधी सी कंसेप्ट है, कोई भी स्पीशीज है उसका कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो उसमें से H+ हटा देंगे, H+ हटाने के बाद जो बचेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। अब अपन ऐसे बेस के लिए भी देख सकते हैं। बेस यदि जैसे अपने पास कोई गिवन हो तो बेस में से अपन जो है H+ आयन अपने जोड़ लिया, बेस होता है जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है, तो बेस में H+ आयन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है उसका कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा वो। जैसे अपने पास NH3 है, तो NH3 में H+ जोड़ दिया अपन ने, तो ये बन जाएगा NH4+, तो NH4+ जो है वो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। और इसके बाद में है जैसे अपने पास जैसे अपन ले सकते हैं H2O में H+ जोड़ा तो ये बन जाएगा H3O+, यानी H3O+ जो है वो H2O का कॉन्जुगेट एसिड है। तो यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे HSO4- भी ले सकते हैं अपन, ये H+ एक्सेप्ट करके बना लेगा H2SO4। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपने, फर्स्ट तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालना, ठीक है। सेकंड अपना जो पॉइंट है जो नोट करना है वो है अपने पास एम्फोटेरिक स्पीशीज। ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अंदर एम्फोटेरिक स्पीशीज वो होती है जिनके कॉन्जुगेट एसिड भी बनता है, कॉन्जुगेट बेस भी बनता है, यानी जो एसिड का फंक्शन भी करता है और एज ए बेस भी वो बिहेव करता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो HSO4- दोनों तरफ दिख रहा है,
तो ये एम्फोटेरिक हो गया। स्टार लगाने का मतलब ये एम्फोटेरिक है। H2 को अपन इधर भी ले सकते हैं, तो H2 जो है H+ आयन देने के बाद में OH- बनाएगा, तो H+ जो है ये भी एम्फोटेरिक है। NH3 भी हो सकता है, NH3 H+ देने के बाद में बना लेता है NH2-, तो NH3 भी एम्फोटेरिक है। तो ये अपने पास नेक्स्ट पॉइंट बन गया। जैसे एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के बारे में कहीं पूछा गया हो किसी क्वेश्चन में, तो उसमें देखेंगे उस स्पीशीज़ में H+ आयन अपन निकाल भी सकते हैं, H+ आयन जोड़ भी सकते हैं। ऐसी कोई स्पीशीज़ दिख रही है तो वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ यानी जिसमें से H+ आयन हटा भी सकते हैं और H+ आयन जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कोई अच्छी स्पीशीज़ जो एग्जिस्ट करती हो वो उससे बन रही हो H+ आयन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने के बाद में, तो वो एम्फोटेरिक अपन उसको क्लियर कर देंगे। तो ये अपने पास ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट आ गई, इसके क्वेश्चन हुए। अच्छा, इसमें एक और है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, हालांकि अपन बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो जैसे HCl अपन जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये वीक होगा। जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये वीक होगा। जैसे एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH3COH, तो CH3COOH ये वीक एसिड है, ये अपन जानते हैं। तो H+ आयन डोनेट करने के बाद में इसमें बनेगा CH3CO-, तो ये जो है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कॉन्जुगेट स्पीशीज उल्टी बनती है। स्ट्रॉन्ग की जो कॉन्जुगेट होती है वो वीक होती है, वीक स्पीशीज की जो कॉन्जुगेट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तब इनके कॉन्जुगेट स्पीशीज की भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेंगे, पर रूल अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपने पास जो पॉइंट था ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन चलते हैं लुईस कंसेप्ट पर। लुईस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट डिक्लेयर करती है कि एक स्पीशीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है, लोन पेयर एक्सेप्टर, उसको कहते हैं अपन लुईस एसिड। और एक स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट करती है, लोन पेयर डोनर, इसको कहते हैं अपन लुईस बेस। तो लुईस बेस जो है लोन पेयर डोनेट करता है, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन लुईस एसिड और बेस के एग्जांपल्स का आता है। तो एग्जांपल एक सपोज इसमें दो तरह की कैटेगरीज होगी अपने पास एग्जांपल की, सीधे सीधे तौर पे अपन देखते हैं। एक तो ये है कि लुईस, एक तो चार्ज आए उस पर, कोई स्पीशीज अपने पास दी हुई जिस पे चार्ज आ रहा है, तो चार्ज से अपन डायरेक्ट पहचान सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे यानी एनाइंस होंगे, और यहाँ पे वो स्पीशीज आएगी जिन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायन होंगे। एक तो चार्ज देखकर अपन पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया Na+, Mg2+, कोई भी प्लस चार्ज आ रहा हो वो सब लुईस एसिड है, और जिस पे माइनस चार्ज आ रहा हो Cl-, SO4 वो सब लुईस बेस है। अब अपन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो कोई मॉलिक्यूल अपने पास दिया हो और उसको पता करना हो कि वो लुईस एसिड है या बेस है, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, उसकी अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेंट्रल एटम पे देखेंगे यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8, उसकी सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन 8 है, तो उसको अपन कह देंगे कि ये लुईस एसिड है। और यदि उसकी लुईस स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन फुल है, 8 है, और उसके साथ में लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर, तो उसको अपन कह देंगे वो लुईस बेस है। तो ऐसे मॉलिक्यूल से भी अपन पता कर सकते हैं कि लुईस एसिड है या लुईस बेस है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज AlCl3 और NH3 में देखना हो तो AlCl3 को अपन देखेंगे तो अपन जानते हैं एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 13 ग्रुप से ही 3 क्लोरीन से शेयर हो जाएगा। अब अपन ने देख लिया है इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लेस देन 8 है, तो इसका मतलब ये लुईस एसिड हो गया। और यहाँ जैसे अपन ने देख लिया NH3 है, तो NH3 में एक लोन पेयर आता है, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड हो गए, फिर एक लोन पेयर बचा हुआ है जिसको ये डोनेट कर सकता है, यानी NH3 एक लुईस बेस हो गया। अब मॉलिक्यूल्स का अपने पास एक सिस्टमेटिक स्टडी से भी अपन इसको एक पीरियोडिक टेबल से रिलेट भी करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें और उससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिस है वो भी अपना क्लियर हो जाएगा, खासकर हाइड्राइड्स का। ठीक है, तो
कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अपने पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है वो लुईस एसिड होंगे और कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स जो है वो लुईस बेस होंगे। इसके लिए थोड़ा सा अपन पी ब्लॉक का अपन देखते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर अपने पास जो ग्रुप आते हैं, यहाँ पे ग्रुप आता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 16 तक ले लेते हैं अपन। तो ग्रुप 13 में अपने पास जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। जैसे ग्रुप 14 में अपने पास जो एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और ग्रुप 15 में जो आते हैं अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है NH2NP1, यहाँ पर है NH2NP2, NH2NP3 और NH2NP4। यानी यदि अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2+1 3 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2+2 4 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, तो अब इन सभी एलिमेंट्स में यानी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये टेबल, इसमें पी ब्लॉक भी क्लियर होगा, लुईस स्ट्रक्चर भी अपने को बनाना थोड़ी पता लग जाएगी कैसे होता है, और लुईस एसिड बेस तो इससे आ ही रहे। तो इनमें 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, इनमें से सब में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर शेयरिंग से गेन कर लेंगे इनके ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स में। ये अपन बात कर रहे हैं इनके ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स की। तो इनके ट्राईवेलेंट कंपाउंड में जो है अपन देख सकते हैं सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो और ऑक्टेट के लिए अपन जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके लिए बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब इनके सारे ट्राईवेलेंट कंपाउंड जो है वो अपने पास लुईस एसिड है। ये लो, लुईस एसिड के इतने सारे एग्जाम्पल्स अपने पास आगे, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 13 ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स ऑल आर लुईस एसिड्स लाइक BH3, BCl3, AlCl3, GaI3, कुछ भी दिख रहा हो वो अपने को जो है वो सब लुईस एसिड है। इसके साथ ही अपन देख लें बेरिलियम, इससे जस्ट पहले आता है। बेरिलियम के अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर बात करते हैं। देखो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात है, आयनिक का तो कुछ इसमें होता ही नहीं, आयनिक का तो अपन 4 से पता करते हैं। अब इससे पहले डी ब्लॉक आ रहा है, एस ब्लॉक आ रहा है, वो मेटल्स है, उनका कोवेलेंट से कोई मतलब ही नहीं है। उनमें बेरिलियम, लिथियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वहां से उधर से अपन केवल बेरिलियम लेते हैं। तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन कर लिए, तो अब यहाँ पे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम डाइवेलेंट जो बेरिलियम है ये भी लुईस एसिड है। जैसे कुछ भी हो सकता है इसमें, BCl2 ले लिया अपन ने, BH2 ले लिया, तो ये देखो इतने सारे लुईस एसिड्स के अपने पास एग्जांपल्स आ गए विद द रीजन। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो चीज़ें क्लियर रहती है, अच्छी तरह अपने को पता रहती है। ग्रुप 14 की यदि अपन बात करते हैं, देखो ग्रुप 14 के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। जैसे यहाँ पर भी कोई एलिमेंट ले लिया अपन ने, तो 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका यदि अपन टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, टेट्रावेलेंट कंपाउंड, जिसमें ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब जो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है नंबर वो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है, तो लोन पेयर तो इसको चाहिए नहीं, और लोन पेयर इसके पास है भी नहीं जिसको डोनेट करेगा। तो इसका मतलब ये जो है न्यूट्रल है, ये लुईस न्यूट्रल है। टेट्रावेलेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14 यानी इनकी 4 वैलेंसी के अपन कंपाउंड बना लेंगे, CH4, CCl4, SiCl4, SiH4 और भी कुछ भी अपने को दिखता है, GeI4, ये सभी लुईस न्यूट्रल है। दे ऑल आर लुईस न्यूट्रल, मीन्स नाइदर दे आर लुईस एसिड नॉर दे आर लुईस बेस। अब अपन ग्रुप 15 की बात करते हैं, तो ग्रुप 15 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऑक्टेट के लिए अब कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद में यानी इनमें बनेगा ट्राईवेलेंट कंपाउंड। तो इनके जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स है उनके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा जिसको ये डोनेट कर देंगे। तो इनके ट्राईवेलेंट कंपाउंड जो है जैसे NH3 है, NCl3 है, PH3 है, PCl3 है, ASI3 है, तो ये जो सभी है ये लुईस बेस है। ये लुईस बेस क्यों है, क्योंकि इनमें इनके ट्राईवेलेंट कंपाउंड लुईस बेस है, सारे कंपाउंड नहीं। ट्राईवेलेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 दे आर ऑल लुईस बेस बिकॉज देयर सेंट्रल एटम इज हैविंग 1 लोन पेयर व्हिच कैन बी डोनेटेड। ठीक है, और ग्रुप 16 की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनमें जो है अपने पास एलिमेंट्स में इनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6।
ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है विद 2 लोन पेयर्स, जो किसी भी एसिड को दिए जाने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये भी लुईस बेस होंगे इन डाइवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे H2O हो गया, इसमें O पे 2 लोन पेयर है, H2S हो गया। ठीक है, ऑप्शन में अपन देख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक कंप्लीट आइडिया भी अपने पास होना चाहिए। ठीक है, और ये पी ब्लॉक से वैसे रिलेटेड तो है ही है। तो अपने पास ये देखो लुईस एसिड है, न्यूट्रल है, लुईस बेस है। ग्रुप 17 की भी अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। ग्रुप 17 जो है उसमें होगा NH2NP5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें जो है एलिमेंट्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको बाहर से ले लेंगे, तो इसके मोनोवेलेंट जो कंपाउंड्स है उनमें 3 लोन पेयर है। जैसे HF हो गया, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हो गए, HCl में Cl पे 3 लोन पेयर हो गए। और भी मोनोवेलेंट कोई कंपाउंड ले सकते हैं। तो देखो HF वैसे तो अपने पास एसिड है, HF जो है ये एसिड है, आरएनएस कंसेप्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ पर ये है लुईस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर रख रहा है फ्लोरीन यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी जिसको अपन ने डिस्कस किया। इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो अपन एसिड बेस की जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। पहले अपन केवल यहाँ पे फोकस किया केवल एग्जाम्पल्स पर। तो कंसेप्ट्स कंप्लीट हुई। अब अपन जो है थोड़ा सा इनके एसिड बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसकी बात कर लेते हैं, खासकर एसिड की। एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, टर्म्स क्लियर करते हैं पहले, फिर अपन चलेंगे इनके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। और सभी चीज़ों को अपन जैसे एसिड बेस को डिस्कस किया वैसे सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अपन देख लेते हैं अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। एसिड की स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती है। अपने पास 2 तरह के एसिड्स हैं, एक तो ऑक्सो एसिड्स हैं और एक हाइड्राइड्स है। ऑक्सो एसिड में क्या होता है कि एक ही एटम से डबल बॉन्ड O भी जुड़ा रहता है और OH भी जुड़ा रहता है, जो कि H+ डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सो एसिड्स में सीधा सा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जैसे HClO है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HClO2, फिर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HClO3 और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HClO4। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी अपने पास फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स। फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स, जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड होते हैं अपने पास H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। अब रूल के अकॉर्डिंग तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। H3PO2 इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को छोड़ के बाकी सभी ऑक्सो एसिड्स में अपन ऑक्सीजन के नंबर देके उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सो एसिड्स के लिए हो गया। अपन अब हाइड्राइड्स की बात करते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ये ऑक्सो एसिड ले लिया अपन ने HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस के लिए अपन क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बेस के लिए H+ हटाएंगे, इन पे माइनस आएगा। तो ये सब कॉन्जुगेट बेस है, ये बेसिक है। और अब इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑपोजिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉन्जुगेट स्पीशीज जो होती है स्ट्रॉन्ग की वीक होती है और वीक की स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये चीज़ अपन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट स्पीशीज का ऑर्डर देने के लिए पहले जो मेन स्पीशीज उसकी है जिससे वो बनी है उसका ऑर्डर लिखना होता है, फिर उसका ऑपोजिट जो ऑर्डर है वो कॉन्जुगेट स्पीशीज पर आता है। अब अपन हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो हाइड्राइड्स जो है वो भी अपने पास एसिड होते हैं और हाइड्राइड्स की जो स्ट्रेंथ है वो 2 तरह से अपने देखते हैं, एक तो ग्रुप में अप टू डाउन में और एक पीरियड में देखते हैं लेफ्ट टू राइट के लिए। तो जब अपन किसी ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप, तो बॉन्ड की जो है वो लेंथ बढ़ जाती है। जैसे अपन देखते हैं HF, फिर HCl, फिर HBr एंड HI। तो HI की लेंथ ज़्यादा है, HF की लेंथ कम है। तो ये लेंथ कम क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, आयोडीन लार्ज साइज का, ये अपन सब जानते हैं अप टू डाउन चलने पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज बढ़ती है।
तो बड़ा एलिमेंट लार्ज एटम बॉन्ड बनाएगा, छोटा जो एटम है वो स्मॉल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये स्ट्रेंथ कम है, ये और कम है, और ये बहुत वीक बॉन्ड है। तो वीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉन्ड इजीली जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करके, ये मॉलिक्यूल इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक करके H+ आयन डोनेट कर देगा, जबकि HF जो है इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इससे H+ लेने में अपने को कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसलिए जो HF है वो वीक एसिड है और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब के अंदर। ठीक है, तो ऐसे अपन अप टू डाउन चलते हैं, तो किसी भी ग्रुप के अपन हाइड्राइड ले सकते हैं, उनकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अब हम पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है हाइड्राइड्स के लिए, तो अपन सेकंड पीरियड ही ले लेते हैं। सेकंड जो अपने पास पीरियड है उसके अंदर आता है हाइड्राइड CH4, देन NH3, देन अपने पास आता है H2O, देन HF। ये तो अब इसमें अपने को पता है कि C बॉन्ड H जो है लेफ्ट टू राइट चलने पे जो साइज है वो डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, कार्बन जो है लार्ज साइज का है, तो कार्बन यहाँ पर जो है लार्ज बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा लेंथ का बॉन्ड बनाएगा। HF जो है वो स्मॉल लेंथ का है, ये इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो अब बॉन्ड का अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ का रूल लगाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए क्योंकि ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक करके H+ डोनेट कर देना चाहिए, जबकि इसका बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। तो CH4 मस्ट बी द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द HF। लेकिन यहाँ पर अपन बॉन्ड का जो है वो कंसेप्ट नहीं लगाते, केमिस्ट्री में यही है। इन चीज़ों को मतलब कई बार ये हो जाता है अपन कंफ्यूज, उसके लिए एक्सेप्शनली उसको पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्शंस भी नहीं होते हैं, ऐसा होता है कि हर जगह पे अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होती है। यहाँ जो कंसेप्ट अप्लाई होगी वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन जानते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो फ्लोरीन क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा और अपने ऊपर ले लेगा माइनस, और फिर बच जाएगा H+। अब कार्बन C बॉन्ड H जो है मान लेते हैं ये वीक है, चलो इससे वीक है ये, लेकिन फिर भी ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से इतनी ज़्यादा नहीं है। इन बॉन्ड्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कार्बन हाइड्रोजन दोनों की लगभग बराबर ही है। तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाएगा अपनी तरफ, और जब तक ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नहीं जाएंगे ये H+ नहीं आएगा। तो लेफ्ट टू राइट अपन चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर होगा अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, और इनके यदि कॉन्जुगेट बेस बनाए अपन तो कॉन्जुगेट बेस है F-, यहाँ पे H+ हटा दिया OH-, यहाँ H+ हटा दिया NH2-, और ये तो बनाता ही नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये थी, तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है वो ये हो जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो स्ट्रेंथ अपन ने देखा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसके कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी अपन ने देखी। अब इसके बाद में एसिड का और बेस के लिए कुछ टर्म्स आती है अपने पास, जैसे एसिड जो है इसके लिए अपने पास आती है बेसिसिटी, और जो बेस है उसके लिए अपने पास आती है एसिडिटी। हो सकता है कुछ चीज़ें आती हो नहीं आती हो, लेकिन कंप्लीट देखना जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं, कई कंसेप्ट एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। बेसिसिटी होती है कि एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस देता है, नंबर ऑफ H+ आयंस डोनेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वो एसिडिटी होती है। और बेसिसिटी होती है, और एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। सीधा सा फॉर्मूला देखकर अपन बता सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से जितने H+ आयन निकल रहे हैं एसिड के लिए, वो उसकी होगी बेसिसिटी। जैसे अपन जानते हैं कि HCl, ये एसिड ले लिया अपन ने, ये इसका बेसिसिटी लिख रहे हैं अपन। जैसे HCl है, CH3COOH है, ये एक एक H+ आयन देते हैं, इसका मतलब इनकी बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएशन पे 2 H+ आयन देता है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। ये अपन कंप्लीट डिसोसिएशन देखेंगे। ऐसे ही बेस के लिए अपन देख सकते हैं एसिडिटी, जैसे अपने पास NaOH है, तो NaOH की जो एसिडिटी होगी वो होगी अपने पास 1, क्योंकि ये एक OH- आयन देगा। अब CaOH होल ट्वाइस है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन पे 2 OH- आयन देगा, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। तो
ऐसे अपन, और इनका जो नेम है जैसे अपने पास HCl है, CH3COH, इनको अपन बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। एस्टोसोफोर इज डाई बेसिक एसिड। तो ये चीज़ें हैं, इनको भी क्लियर करना जरूरी है। तो और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजियस पॉइंट भी है, ठीक है, कि जैसे अपन एसिड के लिए बात कर लेते हैं, 3 एसिड अपन ने लिए, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, 3 एसिड लिए अपन ने। अब इनकी बेसिसिटी पूछी गई है, जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं, ये H अपन ने गिन लिए, 3 H आ रहे हैं तो 3 H प्लस देंगे, तो इनकी बेसिसिटी अपन 3 लिख देते हैं, लेकिन इनकी बेसिसिटी सबकी 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपन नंबर ऑफ H प्लस आयंस, और ये हाइड्रोजन है। H प्लस आयन और हाइड्रोजन में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन देता है उसको एसिड नहीं कहते, एसिड नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। एसिड बोलते हैं जिसको H प्लस आयन, जो H प्लस आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो है वो अपन ये देखेंगे कि इन हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में आ रहे हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर अपन देखें, P डबल बॉन्ड O, देन OH, P ब्लॉक का भी इसमें एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सो एसिड में जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है ये H प्लस की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ये H प्लस आयन डोनेट कर देगा। तो ये 3 H प्लस आयन डोनेट कर रहा है इसका एक मॉलिक्यूल, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई, ये ट्राई बेसिक है। H3PO2, H3PO3, इनमें से एक ऑक्सीजन अपने को हटाना होगा यहाँ से, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ये बच जाएगा PH। तो यहाँ पर 2 ही H प्लस आयन आएंगे एक मॉलिक्यूल से, तो ये डाई बेसिक है। ऐसे H3PO2 में एक ऑक्सीजन और हटाना होगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, ये PHH, O एंड H, तो ये एक ही H प्लस आयन देगा। उसका रीजन अपने को पता है कि ये बॉन्ड जो है वो टूट के H प्लस नहीं दे सकता, क्योंकि फॉस्फोरस की इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के यहाँ पे H पे प्लस ला सके। ये स्ट्रेंथ केवल ऑक्सीजन में ही है। तो ये चीज़ें अपने को इसमें पता होनी चाहिए, खासकर इस केस के लिए। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन अपन ने देखा कि बस वो H प्लस आयन की फॉर्म में देगा, हाइड्रोजन सारे H प्लस की फॉर्म में नहीं आते हैं, उनमें से जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वो हाइड्रोजन या H प्लस की फॉर्म में आते हैं ऑक्सो एसिड्स के अंदर। अपन एसिड, बेस और जो वाटर है इन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर अपन सॉल्ट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, फिर बफर के। तो यदि अपन एसिड और बेस को जो है एक साथ समराइज करें, तो इसमें जो चीज़ें हैं अपने पास वो ये है, एक pH है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, अल्फा है, Ka है और Pk है। देखो इतनी सारी चीज़ें, और अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सीधे तरीके से पढ़ेंगे, और इनको कि अपना जो मेन एम है इनको कन्वर्ट करना है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें हो जाता है, ये इसमें, ये इसमें, और ऐसे ही ये चलती रहती है चीज़ें। अब ये कन्वर्जन 1 लेवल तक भी हो सकता है, 2 लेवल तक भी हो सकता है, 3 लेवल तक भी हो सकता है, 4 लेवल तक भी हो सकता है। यही चीज़ें बेस में चलेगी। बेस में अपने पास POH होगी, POH इसकी pH से भी रिलेटेड होती है, फिर POH है इससे आती है अपने पास OH माइनस कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, OH माइनस कंसंट्रेशन अल्फा से रिलेटेड है, अल्फा जो है अपने पास Kb से रिलेटेड है, B फॉर बेस, एंड Kb जो है अपने पास PKb से रिलेटेड है। तो ये अपन इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, इसके एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, फिर इधर से इधर का कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, और फिर इन चीज़ों को अपन वाटर से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो है H प्लस से pH निकालना और POH से इससे ये निकालना। मेन फोकस यहाँ पर है, बाकी चीज़ों को अपन इससे बाद में रिलेट करेंगे। अपना फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लास्ट में अपन देखेंगे ये सब चीज़ें अपने को आ जाएगी, ये अपना रिजल्ट होगा। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है इसमें वो ये है कि जब अपने पास H प्लस कंसंट्रेशन हो तो pH कैसे निकालते हैं, OH माइनस कंसंट्रेशन हो तो POH या pH कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए लोग अपने को आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं, P जो है, एक तो P का मीनिंग क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। P इज फॉर माइनस लॉग 10। जैसे P के आगे जो आता है वो उसको अपन माइनस लॉग 10 के आगे लिख देते हैं। P के A क्या होता है, माइनस लॉग 10 के A। P के B क्या होता है, माइनस लॉग 10 के B। PH क्या होता है, माइनस लॉग 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। POH क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो P इज फॉर दिस, सिंपल। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, P इतने सारे, PKB है, PK है, PH है, तो सबसे पहले तो अपने को लोग फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो है अपन थोड़ा सा पहले लोग की प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3, फिर अपन इस चीज़ पे आएंगे
ठीक है, H+ से PH, OH- से POH। उसके बाद में अपन इस इधर जंप करेंगे, इसमें POH से अल्फा, इससे अल्फा, फिर अल्फा से K, और इन सभी चीज़ों को रिलेट करेंगे। पर बेसिक एक एक स्टेप वाइज इन चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं लॉग कैसे निकालते हैं। तो लॉग, कुछ लॉग की वैल्यू जो है वो अपने को पता भी होनी चाहिए डायरेक्ट। log 5 जो खासकर प्राइम नंबर्स है, जैसे log 2 है ये होता है 0.301, 3 होता है 0.47, log 5 होता है 0.699, और log 7 जो है ये होता है 0.81। तो ये कुछ वैल्यूज है, ये अपने को लर्न होनी चाहिए डायरेक्ट, और इससे कुछ फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए, log m क्रॉस n। अब जैसे अपन ने ब्रैकेट खोला, तो ब्रैकेट खोलने पर वैसे तो अपन मैथ में जो बाहर जो आ रहा है उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, लेकिन यहाँ पे होगा प्लस, ये रूल है। और सेकंड जो है अपने पास है log m डिवाइडेड बाई n। तो वैसे ब्रैकेट खोलेंगे अपन तो log m देन डिवाइडेड बाई log n, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में डिवाइड, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये log है, ये सिंपल अपने पास कैलकुलेशन नहीं है, ये पता होना चाहिए अपने को। तो जैसे अपन कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे log 6 को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो log 6 डायरेक्ट नहीं आता है, तो log 6 को लिख लेंगे 2 × 3। अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये अपने पास हो गया log 2 इंटू यानी प्लस देन log 3। log 2 और 3 यहाँ से अपने पास है, log 2 है 0.301 प्लस log 3 अपने पास 0.47, इन दोनों को ऐड करके अपन log 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और चीज़ें अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने को किसी भी और चीज़ की वैल्यू निकालनी हो log में, अच्छा एक log में यह है कि log 10 बेस में आ रहा है, तो 10 की जो पावर है वो ही log होगी, सिंपल सा है। जैसे log 10 की वैल्यू log 10 की पावर 1 है तो 1 होगी। log 100 की वैल्यू, log 100 को अपन लिख सकते हैं 10⁻², तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 10 की जो पावर होती है वही log होती है, 10 के ऊपर जो पावर आ रही है वही log होगी, और ज़्यादातर तो अपने को यही गिवन होती है। जैसे अपन लिखे log 0.1, ये कितना होगा, log 0.1 को लिख सकते हैं अपन 10⁻⁻1, तो ये जो वैल्यू होगी -1। log 0.01 कितना होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻⁻2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया -2। 10 की जो पावर से वो तो डायरेक्ट आ जाती है, और 10 की जो पावर में नहीं है उसको अपने को लर्न करके उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे अपने को वैल्यू निकालनी हो 2 × 10⁻² की, जैसे अपने को log की वैल्यू 0.002 की निकालनी सपोज, तो पहले तो इसको अपन 10 की पावर्स में लिख लेते हैं, 2 × 10⁻³ अब log अपन ओपन कर रहे हैं तो अपने को पता है log 2, देन यहाँ पे प्लस आएगा log 10⁻³ अब इसका जो log है वो तो पावर की फॉर्म यहाँ पे आई जाएगी, और log 2 जो है वो अपन यहाँ से ले लेंगे, log 2 होता है 0.301। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसी चीज को अपन pH के ऊपर अप्लाई करें तो इसमें सपोज अपने को जो है H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है 0.002। अपन H+ और OH- से pH और POH को अपन रिलेट करें सबसे पहले, तो इसमें इसकी pH कितनी होगी, तो pH के लिए अपने पास फॉर्मूला है -log 10 H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन कंसंट्रेशन ये है अपने पास, तो ये हो गया अपने पास pH -log 10 0.002, और ये तो यही हो गया जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, बस इसके आगे अपने को माइनस लगाना है। ठीक है, ये यहाँ से जो अपन लिख रहे हैं वही चीज़ है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये इसकी pH चलती रहेगी, ये माइनस जो है बाहर आएगा और यहाँ पर माइनस, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको माइनस करें तो 2.699, ये अंदर माइनस होगा, फिर बाहर माइनस लगा तो हो गया +2.699। तो ये सिंपल सा अपने पास कैलकुलेशन है। और सपोज यही अपने पास नंबर जो है OH- की कंसंट्रेशन की हो, तो यही जो कैलकुलेशन है वो POH के लिए हो जाएगी। अपने पास जो POH है वो आ जाएगी 2.699। तो ऐसे अपन H+ कंसंट्रेशन को pH में और OH- कंसंट्रेशन को POH में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले उसका log निकालते हैं और फिर जो log आता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये करने पर उसके आगे P लग जाता है। जैसे OH- में ये कैलकुलेशन अपन ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो होगा POH।
H प्लस पे यही प्रोसेस अपन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी पीएच। और सपोज के है, के पे यही चीज अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा पी के बी पे यही चीज अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा पी के बी। सपोज ये अपने पास के है, सिंपल सी एक ही चीज है, पी की मीनिंग एक ही है, उसको कहीं पर अलग कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज ये अपने पास के होता तो ये जो वैल्यू आएगी यहां पर ये पी के एक हो गई, यानी पी वो जो वर्ड है उस पर अपने को फोकस करना है। पी का मतलब होता है पहले लोग लो और फिर उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। तो पी या लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये डिस्कस किया कि पी का जो मीनिंग है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पी। तो पी जो है, अब अपन थोड़ा सा पीएच और पीओएच के बढ़िया से थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसी एसिड की स्ट्रेंथ से अपन पीएच और पीओएच कैसे निकालेंगे। पहले अपन ने पी लगाना सीख लिया कि पी जिसके आगे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो के आगे लगे, के बी के आगे लगे, चाहे एच प्लस के आगे लगे, चाहे ओ एच माइनस के आगे लगे, ठीक है। तो अब जो है इसमें पीएच यदि अपन देखते हैं तो पीएच का जो फॉर्मूला है वही होगा माइनस log 10 H प्लस कंसंट्रेशन, और पीओएच का जो फॉर्मूला है यहां पर होगा माइनस log 10 OH माइनस कंसंट्रेशन। ये बेस के लिए, ये एसिड के लिए है। फिर पीओएच से अपन इसकी पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच होती है 14 माइनस पीओएच, क्योंकि पीएच और पीओएच दोनों जुड़ के 14 आ जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन हो तो अपन पीएच निकाल सकते हैं, या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हो तो पीओएच निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में डायरेक्ट H प्लस OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती है, वहां पे कंसंट्रेशन गिवन होती है एसिड और बेस की। तो सबसे पहले तो अपने को जो एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन गिवन है उसको H प्लस आयन कंसंट्रेशन में और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, और फिर वो जो कंसंट्रेशन आई है H प्लस OH माइनस आयन की उसको अपन पीएच और पीओएच फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे अपन इसमें पहले ये देखते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसे निकालेंगे और यहाँ पर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपने पास है कि एसिड की या तो नॉर्मेलिटी गिवन होगी या एसिड की मोलरिटी गिवन होगी। नॉर्मेलिटी गिवन है तो अपन सीधे सीधे ले लेंगे, मोलरिटी गिवन है तो फिर उस एसिड की बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों में से जो भी चीज आ रही है या तो ये या फिर ये, इसमें अपन ऐड करते हैं 10⁻⁻⁷ को। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, ये चीज इधर जो है बेस के लिए होगी OH माइनस के हिसाब से। यदि बेस की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी में है तो सीधे लेंगे, मोलरिटी में है तो उसको उसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एसिडिटी बेसिसिटी अपन क्या होती है पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इन दोनों में से जो भी आ रही है तो ये है या ये है, उसको अपन 10⁻⁷ उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ गई अपने पास OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो है पीएच अपने को फाइंड आउट करना हो तो पीएच ये वही माइनस log 10 H प्लस से आएगा। इसमें सपोज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, इस चीज से अपन निकालेंगे पहले H प्लस कंसंट्रेशन और उससे अपन पीएच फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपने को पीएच निकालनी हो 0.1 नॉर्मल HCl की, इसकी पीएच निकालनी है तो पहला अपना जो एम है वो H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है इससे, और फिर H प्लस कंसंट्रेशन से पीएच निकालना है। तो यहाँ पर जो है अपन देखेंगे ये नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड को एज इट इज लेंगे, यानी 0.1 ले लिया अपन ने, ओब्लिक ये लगाया यानी इसकी अपने पास अब जरूरत नहीं है। फिर अपन यहाँ पहुंच गए प्लस 10⁻⁷, 0.1 होता है 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁷। ये अपन देख सकते हैं इससे बहुत कम है, ये -1 पावर है -7 है, तो इसको अपन 10⁻⁻1 ही लिख देते हैं, ठीक है। ये जो चीज है वो कंसिडरेशन में कब आती है, जब ये चीज या तो ये या ये 10⁻⁵ या उससे कम हो, नहीं तो इसको अपन नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं। और ये आया कहाँ से है, ये वाटर से आया, क्योंकि वाटर में अपन जैसे देखेंगे आगे, पर पता भी है कि वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन दोनों पहले से प्रेजेंट होते हैं इस कंसंट्रेशन में, और ये एसिड के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब एसिड को वाटर में ऐड करेंगे अपन तो वाटर के H प्लस आयन और एसिड के H प्लस आयन दोनों ऐड होके नेट कंसंट्रेशन फिर आएगी अपने पास। तो अब यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये 10⁻⁻1 आ गया, पीएच लिखेंगे अपन -log 10
H प्लस कंसंट्रेशन आ गई अपने पास 10⁻⁻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 ⁻
होती है, तो -1 हो गया और माइनस माइनस +1। अब यही चीज सपोज अपने पास इधर बेस के अंदर गिवन हो, जैसे अपने को 0.1 नॉर्मल जो है NaOH की pH निकालनी है, तो वही है यहाँ पर OH माइनस कंसंट्रेशन। सेम उसी तरीके से 0.1 नॉर्मेलिटी ले ली, फिर उसमें +10⁻⁻7 नेगलेक्ट किया, ये 0.1 बचा 10⁻⁻1, और यहाँ पे इसके आ गया ये POH -log10 10⁻⁻1, POH 1 आ गई, तो pH कितनी आएगी 14 - 1 यानी कि 13। तो इस तरह से अपन एसिड और बेस दोनों की pH फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़े से बढ़िया इसमें क्वेश्चन लें, तो सपोज सेकंड अपन इसमें लेते हैं, एक मोलरिटी का लेते हैं अपन, जिसमें बेसिसिटी भी आ रही हो। सपोज अपने को 0. और जिसमें कोई नंबर भी आ रहा हो वो भी ले लेते हैं, 0.2 मोलर H2SO4 या 0.1 लेते हैं, 0.1 मोलर H2SO4 की pH निकालनी है। तो पहले इसमें H+ आयन कंसंट्रेशन लेंगे अपन। ये अपने पास मोलरिटी ऑफ एसिड की मोलरिटी गिवन है यहाँ पे 0.1। अभी मोलरिटी है तो इसको इसकी बेसिसिटी जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अपन इन दोनों में से एक ले रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी तो अपन लेंगे ही नहीं, मोलरिटी आ रही है तो उसको बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करके लेंगे। प्लस में 10⁻⁻7, अब ये हो गया 2 × 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻7, अगेन ये नेग्लिजिबल है, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर जो H+ आयन कंसंट्रेशन है ये अपने पास फिर आ गई 2 × 10⁻⁻1। H+ को नेग्लेक्ट किया, 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट किया अपन ने। तो अब यहाँ पर जो pH आएगी वो कितनी आएगी -log, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10, ये बेसिक का 10 है, इसको लिख दें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 10⁻⁻1। अब अपना जो रूल है कि इंटू अपन खोलेंगे तो प्लस लगेगा, देखो ये जो माइनस है इसको बाहर रहने तो पहले माइनस, log 2, देन इंटू तो अपन लगाएंगे नहीं, प्लस लगाएंगे, log 10⁻⁻1। अब ये बाहर माइनस है, अंदर log 2 की वैल्यू 0.301 अपने को पता है, प्लस और 10⁻⁻1 जो है -1 हो जाएगा, क्योंकि जो 10 की पावर होती है वही log होती है। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो माइनस और अंदर आ गया 0.699 माइनस का, और ये दोनों जुड़ के प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस इंटू हो गए, तो 0.699 इसकी pH आ गई प्लस के अंदर, ठीक है, 0.699। तो इस तरह से अपन किसी भी जो एसिड है उसकी pH अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही चीज बेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे और इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जिसमें 10⁻⁻7 को भी अपन ने इंक्लूड किया हो। सपोज अपन लेते हैं यहाँ पर 10⁻⁻7 नॉर्मल HCl, इसकी pH निकालनी हो, तो इसमें अपने को पता है H+ आयन कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ये ले लिया, मोलरिटी है नहीं, प्लस 10⁻⁻7। अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों इक्वल है, 2 × 10⁻⁷। अब इसका अपन pH लिखेंगे, pH होगा -log 10 2 × 10⁻⁷, ये हो गया -log 2 इंटू यानी प्लस log 10⁻⁷, log 2 जो अपने पास होता है 0.301 प्लस ये हो गया -7, तो ये माइनस हो गया, ये हो गया अपने पास 6.69 माइनस का, और एक बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस 0.699। ये सिंपल सा इसका हो गया, और ये पता होना चाहिए कैसे लिया अपन ने, क्योंकि अपन ने लिखा था H+ आयन कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी प्लस 10⁻⁷, और या फिर मोलरिटी हो तो मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। अब ये तो है नहीं तो अपन नॉर्मेलिटी लेके इसको प्लस कर दिया और यहाँ इसको नेग्लेक्ट नहीं किया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये है कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा अलग है, लेकिन इससे बहुत नियर, बिल्कुल एग्जैक्ट के बिल्कुल अप्रोक्सीमेट नियर अपन आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे बेस के लिए हो जाएगा, सपोज यही चीज अपने पास बेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही चीज NaOH के लिए होती है, तो NaOH के लिए होती है तो ये जो चीज आ रही है POH होती है, क्योंकि यहाँ OH- कंसंट्रेशन है, ये POH होती। अब POH जब आ गई अपने पास तो
तो सेम एसिड के जैसे ही अपन बेस में भी चलते हैं, बस ये कि जो पीएच आ रही है लास्ट में उसको 14 में से माइनस कर देते हैं, बस एक स्टेप अपने को एक्स्ट्रा करनी होती है। तो अपने एसिड और बेस के जो पीएच है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। अच्छा, अब इसमें मोलरिटी गिवन हो, सपोज बहुत सारी चीजें। अब मोलरिटी गिवन हो तो क्या होगा, मोलरिटी के लिए अपन यहां पर जैसे ये HCl का है, अब मोलरिटी के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन NaOH ले लेते हैं। देखो सारी चीजें इसमें, ये OH माइनस कंसंट्रेशन ले रहे हैं अपन, OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलरिटी इनटू, अब बेस है तो इसकी एसिडिटी लेंगे अपन, नॉर्मेलिटी है नहीं तो इसको लेंगे नहीं, तो मोलरिटी 10⁻⁻7 है, इसकी जो एसिडिटी है वो अपने पास 1 है। सपोज ये अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो इसकी एसिडिटी 2 है, तो यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एक चीज को देखना पड़ता है कि मोलरिटी गिवन है या नॉर्मेलिटी गिवन है। मोलरिटी गिवन है तो फिर एसिडिटी या बेस के अंदर एसिडिटी या एसिड के अंदर बेसिसिटी कितनी होगी, 10⁻⁻7 को ऐड करना है या नहीं करना है। तो ये 2 + 1 3 × 10⁻⁻7 हो गया, ये 3 हो गया, log 3 है अपने पास, 3 अपने पास होता है 0.47, और यहाँ से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। और जो वैल्यू आएगी ये पीओएच की होगी, फिर उसको 14 में से माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो अपने पास, कि कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, इजीली अपन पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन जो मेन अपने जो थीम अपन ने स्टार्ट की थी वहाँ पर आते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि अपने को जो मेन कन्वर्ट क्या करना है, H+ कंसंट्रेशन से पीएच रिलेट कर रहे हैं अपन, इसको अल्फा से रिलेट कर रहे हैं, इससे जो है अपन फिर K रिलेट कर रहे हैं, और K से PK रिलेट कर रहे हैं। तो देखो 2 कन्वर्जन जो है अपन पढ़ चुके हैं। इससे अपन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो pH होती है -log 10 H+ कंसंट्रेशन, ये अपन ने डिटेल से डिस्कस किया। अब इसमें यह है कि पहले एसिड के बारे में देखेंगे, फिर ये चीज़ें बेस के बारे में देखेंगे। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें K की जगह Kb होता है और यहाँ pH की जगह pOH होता है, प्रोसेस वही है। अब इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा स्टफ बनता है क्वेश्चंस का। इससे अपन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लॉग है, ये एंटी लॉग है। एंटी लॉग में क्या करते हैं कि जो pH है उसको 10 की माइनस पावर में भेज देते हैं। अपन ने कहा था कि जैसे H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 हो, तो यही तो pH होती है, यहाँ पे जो लिखी हुई यही pH है। तो कि फिर इसका -log 10 0.1 या 10⁻⁻1 जो है वो 1 ही आता है। तो 10 के ऊपर पर -pH लिख देते हैं, तो वो अपने पास आ जाती है H+ कंसंट्रेशन। ऐसे अपने पास यहाँ पर है K से PK कैसे आता है, -log 10 K जो है वो होता है PK, और PK को जो अपन 10 की पावर में लिख देते हैं माइनस के अंदर, तो वो हो जाता है अपने पास K। ठीक है, क्योंकि इसमें यही तो कर रहे हैं अपन, जो 10 की पावर है माइनस में जो आ रही है वही तो PK होता है, उसको माइनस में पहुंचा देंगे तो वो K आ जाएगा। अब अपना जो मेन स्टेप है, इनको कन्वर्ट कर लिया, इनको अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अपना जो मेन कन्वर्जन है वो ये है कि इनको एक दूसरे से कैसे अपन रिलेट करें। K और pH ये अल्फा के थ्रू रिलेट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। और यहाँ पर अपने पास सीधा सा रिलेशन है, H+ आयन जो कंसंट्रेशन होती है वो अल्फा से अपन निकाल सकते हैं, ये होती है NC-अल्फा, और ये जो है वो इससे हो जाएगी अपने पास H+ आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NC, जहां पर N जो है वो है अपने पास बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन बनेंगे इनके बीच में या आगे भी, वो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर भी रिलेशन अपने पास, ये रिलेशन अपने पास, ये तो था -log 10 K इसका। अब ये जो रिलेशन अपने पास वो है n⁻⁴n, c⁻⁴n एंड α⁻⁴n+1, जहां पे n जो है वो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ऐसे ही इसको अपन जो है इससे इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल रख के। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर जो है जैसे अपन ये फॉर्मूला बनाए हैं, इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें अपने को जो ध्यान रखना है वो बेसिसिटी का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है वो एसिड की बेसिसिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, बहुत सारे कन्वर्जन यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ का भी आ सकता है, K से pH भी पहुँच सकता है, pH से अल्फा पहुँच सकता है, pH से जो है PK पहुँच सकता है, K से अल्फा पहुँच सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे
अब एक क्वेश्चन जो है अपन CH3COH ले लेते हैं। CH3COH 0.1 मोलर ये है। अब इसका अपने को सपोज अल्फ़ा कैलकुलेट करना है और उसका K अपने पास गिवन है 10⁻⁵। तो अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ने देखा है यहाँ से यहाँ पे आना है। तो अल्फ़ा और K में क्या रिलेशन है, ये अपन ने लिखा है K = n⁻n C⁻n α⁻n+1। तो यहाँ पर जो अपने पास बेसिसिटी होगी वो 1 है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक H+ आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो K बनेगा 1⁻1 C⁻1 α⁻1+1 2। तो K जो है वो यहाँ पे आ गया C⁻², यानी अल्फ़ा जो होगा वो होगा K/C का अंडर रूट। अब ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये सभी एसिड्स पे नहीं लगेगा, ये केवल मोनोबेसिक एसिड्स है जहाँ पे n की वैल्यू 1 है वहीं पे लगेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अपन ऑक्जेलिक एसिड के लिए भी लेकर अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा जो है यहाँ पर आएगा, यदि वैल्यू रखते हैं K 10⁻⁵ अपॉन C जो है वो अपने पास है 0.1 यानी 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा आ जाएगा 10⁻⁴ का अंडर रूट यानी 10⁻², 0.01, जिसको अपन 1% भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास ये आ गया। सेम यही जो क्वेश्चन है सपोज अपन ऑक्जेलिक एसिड के लिए लेते हैं H2C2O4। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 है। n के अकॉर्डिंग ही अपने को ये चीज़ें सब चीज़ें आगे कैलकुलेट करवानी है, जैसे इसमें और इसमें। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो होगा 2⁻2 C⁻2 α⁻2 + 1 यानी कि 3। यानी इसमें जो Ka अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया 4C² α³, यानी इसमें जो अल्फ़ा आएगा वो आएगा Ka/4C² 1/3। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है, सेम अपने पास इसके जो क्वांटिटीज है वो सेम है, लेकिन फिर भी अलग फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि बेसिसिटी अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे इनमें बेसिसिटी अप्लाइड है खासकर यहाँ से यहाँ तक, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को फॉर्मूला बनाना है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है, अब अल्फ़ा इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं यदि वैल्यू रखकर। तो अल्फ़ा अपने पास आता है K अपने पास 10⁻⁵ अपॉन 4, C है अपने पास 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/3। इससे अपन आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने K और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन देगा, अल्फ़ा से ऐसे K भी निकाल सकते हैं अपन। अब जो है अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे K से H+ की तरफ आना, या K से pH निकालना, या pH से K, या pH से pK निकालना। अब सपोज अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 0.1 मोलर CH3COOH, इसका pH जो है वो 5 गिवन है। अब तुम्हें अल्फ़ा निकालनी है, सपोज इसमें अल्फ़ा फाइंड आउट करनी है। तो pH से पहले अपन कहाँ पे जाएंगे, pH से H+ कंसंट्रेशन पे जाएंगे। H+ कंसंट्रेशन लिखी है अपन ने 10⁻⁻pH यानी 10⁻⁻5, pH 5 है यहाँ पर। ये H+ कंसंट्रेशन आ गई, H+ कंसंट्रेशन से अल्फ़ा पे जाएंगे। अल्फ़ा होता है अपने पास H+ आयन कंसंट्रेशन अपॉन NC। H+ आयन कंसंट्रेशन ये आ गई। N यहाँ पर है जो है वो है बेसिसिटी, तो बेसिसिटी 1 है, तो यहाँ 1 रखा अपन ने। कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, तो अल्फ़ा जो है वो अपने पास आ गया 10⁻⁻4। ये अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा से सपोज यही क्वेश्चन K के लिए भी आ सकता है। तो K के लिए क्या होगा, पहले अपन ने H+ निकाली, फिर H+ कंसंट्रेशन से अल्फ़ा निकाली। अल्फ़ा से जो है अपन आगे K कैलकुलेट कर सकते हैं। K देखते हैं तो K होता है अपने पास n⁻n यानी 1⁻1 C⁻1 और अल्फ़ा की पावर 1 + 1 2। तो K जो है यहाँ से आ सकता है, C अपने पास है 10⁻⁻1 और अल्फ़ा अपने पास आया है 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 10⁻⁹। सपोज यही क्वेश्चन pK के लिए है, pK भी अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। K अपने पास 10⁻⁹ आया है, तो pK हो जाएगा 9 -log10। तो इस तरह से अपन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से इधर भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास, और यही चीज़ डाइबेसिक के लिए भी हो सकती है। सपोज यही मोलरिटी अपने पास H2C2O4 के लिए होती, फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो अब 2 हो गई, यानी इसी के अंदर जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 2 लिखना है बस। H+ कंसंट्रेशन ये होती है सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अल्फ़ा जो है ये अपॉन एन सी होता है, तो एन की जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। तो यहाँ पर अब जो अपने पास ये कैलकुलेट हो गया आएगी मोलरिटी अल्फ़ा, ये है 5 × 10⁻⁻5, ये अल्फ़ा आ गई। अब इस अल्फ़ा से अपन के यदि अब के का जो फॉर्मूला है ये भी अलग आएगा। के जो है अपने पास, अब ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ बेसिसिटी 2 है, तो ये फॉर्मूला फॉर्म करना होगा 2 की पावर 2 सी की पावर 2 अल्फ़ा की पावर 2 + 1 3। तो ये हो गया 4, सी यहाँ पर है कंसंट्रेशन 0.1 10⁻⁻1 इसका होल स्क्वायर, और अल्फ़ा अपने पास आ गया 5 × 10⁻⁻5 का होल क्यूब। इसको आगे कैलकुलेट करके अपन के निकाल सकते हैं। के से फिर यदि पूछा गया तो पी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने देखो कितने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, और यही जो चीज़ें हैं वो बेस के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। बस बेस में क्या करना होता है, फॉर बेस कुछ चेंजेस होंगे। के की जगह अपने को के बी लिखना पड़ेगा। ये अपन जानते हैं सीधा सा कि यहाँ पे के बी आएगा ही आएगा, क्योंकि जो बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी होता है। H+ जो है उसकी जगह पर OH- आयन कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पर भी OH- आयन कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पर भी OH- आयन होगा। यानी कि सेम वो की वही चीज़ें हैं, बस ये है कि H की जगह अपने को OH करना है और जो K है उसकी जगह Kb करना है। तो ये सारे रिलेशन जो है वो बेस के लिए अप्लाई हो जाएंगे। बेस के लिए कोई अलग से फिर फॉर्मूला अप्लाई करने की या लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ें अपन बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि बेस में यदि pH गिवन हो तो pH से pOH कैलकुलेशन का एक एक्स्ट्रा स्टेप और होगा। जैसे सपोज इसमें क्वेश्चन है 0.1 मोलर NH4OH, इसका जो है अपने पास सपोज Kb गिवन है 10⁻⁻5 और इसकी अपने को pH कैलकुलेट करनी है। तो देखो Kb से पहले अल्फ़ा में आएंगे, यहाँ Kb और अल्फ़ा में रिलेशन होगा। अब यहाँ पर जो है इसकी एसिडिटी ली जाएगी, एसिडिटी N जो है वो 1 होगी। एसिड में यहाँ पर बेसिसिटी ले रहे थे, अब बेस में क्या लेंगे अपन, N की जगह पर एसिडिटी, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो बेस का कंप्लीट डिसोसिएशन पर कितने OH- आयंस देता है वो लेंगे। तो Kb जो है यहाँ पर होगा N की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 1 C की पावर 1 अल्फ़ा की पावर 1 + 1 2। तो Kb यहाँ पर हो गया C α², यानी अल्फ़ा जो है वो आ गया अपने पास Kb/C √। Kb है अपने पास 10⁻⁻5, C जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 10⁻⁻1 और इसका जो अंडर रूट है ये आ गया अपने पास 10⁻²। अल्फ़ा आ गया अपने पास, अल्फ़ा से अपन OH- कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये होती है NC अल्फ़ा, N1 है अपने पास बेसिसिटी, कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1 और अल्फ़ा अपने पास है 10⁻⁻2। तो ये आ गया 10⁻³ ये OH- कंसंट्रेशन है, इससे POH आ जाएगी, POH होगी 3 और POH 3 है तो अपने पास pH आ जाएगी 12 - 3 9। तुम देखो तो वही है जैसे अपन ने पहले pH निकाली थी, सेम इसी क्वेश्चन में CH3COH के लिए, वैसे ही इसमें NH4OH के लिए POH आ जाएगी, POH से आगे अपन pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेम वही स्टेप्स है, चाहे अपने पास एसिड हो या फिर बेस हो। बस ये है कि जो टाइमलाइन है इसकी जो अपने पास जो इनकी जो वैल्यूज है बेस में बेस के अकॉर्डिंग आएगी, उसके कांस्टेंट आएंगे, उसके OH- आयन की कंसंट्रेशन आएगी, POH आएगा, और जो एसिड है उसमें उसका कांस्टेंट K आएगा या H+ की कंसंट्रेशन आएगी, फिर pH आएगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बस थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है इनका, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब जो है जैसे अपन इसमें एक क्वेश्चन और देखें तो अपने पास जैसे CaOH होल ट्वाइस है, सपोज इसका pH अपने को गिवन हो, pH जो है इसका बस 10 गिवन है और ये 0.1 मोलर है और इसका जो है अपने को Kb निकालना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से अपने को पहुँचना है Kb तक। कैसे अपन करेंगे, सपोज pH डायरेक्ट देखते तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्वेश्चन, लेकिन कुछ भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। pH अपने पास 10 है तो POH जो है वो हो जाएगी 12 - 10
वो 14 माइनस 10 4, क्योंकि POH और pH में रिलेशन होता है pH प्लस POH 14। इसको अपन पहले भी यूज़ किया है फॉर्मूले। POH 4 हो गई। अब POH से आएगी अपने पास OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। OH माइनस आयन कंसनट्रेशन ये होगी 10 की पावर माइनस POH यानी कि -4। OH माइनस आयन कंसनट्रेशन से अल्फा आएगा। अल्फा होता है अपने पास OH माइनस आयन कंसनट्रेशन अपॉन NC, ये 10⁻⁻4 आ गई। N जो है वो बेसिसिटी है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। बस इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन है 10⁻⁻1, तो इससे अपने पास अल्फा आ गई। Kb का जो फॉर्मूला है वो अपन निकालेंगे। जैसे यहाँ पर बेसिसिटी 2 है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 2 की पावर 2, C की पावर 2, अल्फा की पावर 2 + 1 3। तो Kb हो गया अपने पास 4c² अल्फा क्यूब। तो जैसे यहाँ पे अपन पहले अल्फा कैलकुलेट किया तो ये होगा 0.5 1/2 इंटू 10⁻⁻3 यानी 2 इंटू 10⁻⁻4। तो 4c अपने पास कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, अल्फा अपने पास है 2 इंटू 10 की पावर -4 का होल क्यूब। इससे अपन Kb कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि कितने टाइप के इसमें क्वेश्चंस है, वो केवल एक सिंपल इस सिस्टम से अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो है अपन स्टार्ट करते हैं वाटर। एसिड और बेस जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। वाटर में जो है अपन जानते हैं कि वाटर सेल्फ डिसोशिएट होता है अपने आयंस के अंदर। वाटर जो है जैसे H2O अपन लें तो ये ब्रेक होता है H+ आयन एंड OH- आयन। ये लिक्विड है, ये दोनों एक्वस है। अब इसके अंदर क्या है कि इसका जब Kw निकालेंगे, W फॉर वाटर, तो Kw के अंदर इन दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे अपन। ये दोनों एक्वस है, लिक्विड कंसंट्रेशन अपन नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड की कंसंट्रेशन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में नहीं ली जाती। ये अपन फॉर्मूला पहले भी डिराइव लिख चुके हैं। तो ये 298 केल्विन H+ और OH- आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन है ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। तो Kw यदि इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे अपन 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया 10⁻⁻14, ये 298 केल्विन पे। ऐसे अपन pKw निकालें तो P की फॉर्म अपन जानते हैं -log10 देन Kw यानी -log10 10 की पावर -14, ये आ गया 14। तो ये जो वैल्यूज आई अपने पास Kw की या pKw की, ये 298 केल्विन पर है। टेम्परेचर जब अपन इंक्रीज करेंगे तो अपन जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बॉन्ड टूटने लगता है। ये बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा डिसोशिएट होगा, तो डिसोशिएट होके ये इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन फॉर्म होगी और ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगी तो मल्टीप्लाई होकर Kw भी ज़्यादा आएगा और pKw है वो कम होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kw इंक्रीज होता है और pKw जो है वो डिक्रीज होता है। pKw डिक्रीज होगा क्योंकि Kw जब इंक्रीज होगा तो यहाँ जो पावर्स है माइनस की वो कम आएगी, तो pKw कम आएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ज़्यादा टेम्परेचर अपन करेंगे, जैसे आप सपोज पहुँच लिया 400 केल्विन पे pKw की वैल्यू, ठीक है, उसमें दे दिया 14 लेस देन 14 मोर देन 14 कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो 400 केल्विन जो है वो इससे ज़्यादा है तो pKw जो है वो 14 से कम आएगा। Kw 10⁻⁻14 से ज़्यादा आएगा इस केल्विन पे। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन भी है इसके अंदर। इक्वेशन ये है अपने पास log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू डेल्टा H यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई RT डिवाइडेड बाई R इंटू 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें यदि एक टेम्परेचर का अपने पास कांस्टेंट गिवन हो तो दूसरे टेम्परेचर का कांस्टेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट है वो सब पे लगता है। ये K1 K2 है एसिड के लिए, बेस के लिए Kb1 Kb2 है, वाटर के लिए Kw1 Kw2 है। तो इसको जो है अपन आरएनएस इक्वेशन से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। आरएनएस इक्वेशन log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2 उसी के इक्विवेलेंट है, बस उसमें जो है ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी आती है, इसमें ये रिएक्शन की एंथैल्पी आती है। और यहाँ पर रेट कांस्टेंट आता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, जिस भी टाइप के एप्लीकेबल क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो अब ये जो है अपने पास ये क्वेश्चन हुआ, इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। सो नाउ द वीडियो इज़ ओवर। सो अपन ने डिस्कस किया एसिड, बेस एंड वाटर के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी को अपन ने डिस्कस किया। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन जो है रिमेनिंग जो पार्ट है सॉल्ट एंड बफर उसको डिस्कस करेंगे। वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है। और उसके बाद में जो है पॉइंट होगा अपना रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें जितनी भी ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस है उनकी मैकेनिज्म एक ही आउटलाइनिंग में अपन डिस्कस करेंगे।